Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you are fine and going good. उम्मीद है कि आप ये लेक्चर साथ साथ याद कर रहे होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इसको भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आज के लिए एक अच्छी बात, There is nothing that weighs more heavily in the balance than good character. Prophet Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक तराजू में अच्छे किरदार से ज़्यादा भारी कोई और चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला हमें अच्छा किरदार बनाने और उस पर बरकरार रखने में मदद फरमाए। अच्छा किरदार ना सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में हमें इज्जत दिलाता है बल्कि ये आखिरत में भी हमें सुरखरू करेगा। Now we start our lecture, that is Kingdom Protesta or Protoctista, lecture number 3. Contents: algae, plant-like protist, fungus-like protists. ब्राउन एल्गी फाइलम फियोफाइटा से बिलोंग करती है। बॉडी फॉर्म मल्टीसेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। लोकोमोशन, टू फ्लैजेला ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमीट्स के ऊपर 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो इनको फ्यूजन में मदद करते हैं। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन इंक्लूडिंग फ्यूकोजेंथिन, इनमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टस। फ्यूकस की डायग्राम यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं। जायंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम, इस एल्गी को, ब्राउन एल्गी को हम जायंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। हैबिटेट, कॉमन इन कूलर वाटर, ये ज़्यादातर ठंडे पानी में पाए जाते हैं। रॉकी कोस्टलाइन इन इंटरटाइडल जोन, ये रॉकी कोस्टलाइन जो कि इंटरटाइडल जोन में पाई जाती हैं। इंटरटाइडल जोन एक जगह का नाम है और उसके साहिली इलाकों में चट्टानों के पास ये पाए जाते हैं। कैल्प्स, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, ये सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी है। टफ एंड लेदरी, ये खुरदरी और लेदर की तरह होती है। पोजेस लीफ लाइक ब्लेड्स, स्टेम लाइक स्ट्राइप्स, रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट, इसमें ब्लेड्स की तरह, लीफ की तरह के ब्लेड्स होते हैं, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि लीफ की तरह के ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। यहाँ पर स्टेम भी मौजूद है जो कि स्ट्रिप लाइक है। इसके अलावा रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट है, रूट मौजूद है की तरह के एंकरिंग होल्ड फास्ट है जो इसे नीचे अटैच करके रखेंगे ग्राउंड के साथ। रेड एल्गी, रेड एल्गी फाइलम रोडोफाइटा, ये रोडोफाइटा फाइलम से बिलोंग करती है। बॉडी फॉर्म मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स, इनमें फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। फिलामेंट सेल्स की कितार को कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फिलामेंट है और इसमें सेल्स अरेंज हुए हुए हैं एक कितार में। इंटरवोवन से मुराद ये है कि ये अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेलिकेट एंड फेदरी, ये बहुत ही नाजुक होते हैं और परों की तरह के होते हैं। फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स, इनमें सेल्स की फ्लैट शीट्स जो कि बिल्कुल चपटी होती हैं वैसे मौजूद होते हैं, जैसा हम यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया की डायग्राम है जिसके अंदर हमें ये दिखाया गया है कि ये एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है और इसमें डिफरेंट फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरवोवन
फॉर्म में मौजूद हैं। ये पर की तरह या फेदर्स की तरह के हैं। लोकोमोशन के लिए इनमें कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल्स के बाद हम देख सकते हैं रेड एल्गी में पिगमेंट्स कौन से मौजूद हैं। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए इनमें मौजूद है, कैरोटीन है, फाइकोएरिथ्रिन है। फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फिलामेंट्स आपस में बहुत ज्यादा इंटरवोवन हुए हुए हैं और रेड कलर इनका मौजूद है। Ways of living attached to rocks or other substance by basal holdfast। हमने पीछे भी एक होल्ड फास्ट टर्म पढ़ी थी। होल्ड फास्ट से मुराद ये है कि इनके बेस के ऊपर फुट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इनको किसी भी सब्सटेंस के साथ अटैच करने में या रॉक के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कि ये माहौलियाती लिहाज से किस तरीके से अहम है। इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन इट्स सेल वॉल। ये अपनी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकी सेल वॉल में जैसे अब समुद्र के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होगा तो ये उसको अपनी सेल वॉल में डिपॉजिट करते जाएंगे। हेल्प्स कोरल एनिमल्स टू फॉर्म कोरल रीफ। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये कोरल एनिमल्स की तरह कोरल रीफ बनाने में काम करेंगे। कोरल एनिमल्स भी ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स होते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके स्केलेटन समंदर के बॉटम में जमा होकर एक कोरल रीफ बना देते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स छुपने के लिए या रहने के लिए पनाह लेते हैं वहां पर। इसी तरह रेड एल्गी भी इनकी हेल्प करती है कोरल रीफ बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्रीन एल्गी। इट बिलोंग्स टू फाइलम क्लोरोफाइटा। ये क्लोरोफाइटा फाइलम से बिलोंग करती है। बॉडी फॉर्म मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। ये या तो मल्टीसेलुलर होंगे, बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, कॉलोनियल कॉलोनीज बनाकर रहेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे स्पायरोजायरा देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट सेल्स आपस में साथ साथ मौजूद हैं और ये एक कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद हैं। हर सेल इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मौजूद है। मोस्टली दे हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। ज्यादातर ग्रीन एल्गी के पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, कैरोटीन। इनमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन मौजूद हैं। एग्जाम्पल अल्वा, स्पायरोजायरा एंड क्लोरेला। Here we can see अल्वा जो कि एक ग्रीन एल्गी है और ये बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो कर रही है। सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स। ग्रीन एल्गी प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखती हैं। आइडेंटिकल पिगमेंट्स, रिजर्व फूड्स प्रोडक्ट्स एंड सेल वॉल्स। आइडेंटिकल पिगमेंट, इनके पिगमेंट प्लांट के पिगमेंट ही जैसे ही होते हैं। इनके रिजर्व प्रोडक्ट्स एंड सेल वॉल्स प्लांट जैसी ही होती हैं। फोटोसिंथेटिक, ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक हैं। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन इन क्लोरोप्लास्ट। दोनों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। स्टार्च एज मेन एनर्जी रिजर्व। एनर्जी रिजर्व कहते हैं फूड स्टोरेज को। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली खुराक को वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। इसी तरह ग्रीन एल्गी भी स्टार्च की फॉर्म में खुराक को स्टोर करती है। सेल वॉल विद सेलुलोज। दोनों की सेल वॉल में सेलुलोज ही पाई जाती है। प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम एल्गी। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये बात सामने आई है कि एल्गी जो है ये प्लांट्स के इंसेस्टर्स हैं। प्लांट्स एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। आरएनए सीक्वेंसिंग ऑफ बोथ शो मोनोफैलेटिक लीनिएज। अगर दोनों की आरएनए सीक्वेंसेस को हम मैच करें, आरएनए निकाल कर उनकी सीक्वेंस बनाई जाए और उनको मैच किया जाए तो हम ये देखेंगे दोनों मोनोफैलेटिक लीनिएज शो करती हैं। मोनोफैलेटिक से मुराद ऐसा लीनिएज है जिसका एक ही ओरिजिन हो। क्लोरेला बॉडी फॉर्म, they are unicellular non-motile green alga.
एल्गी की सिंगल फॉर्म को हम एल्गा कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, हरकत नहीं कर सकते, इनके पास फ्लैजेला नहीं होते। जैसा हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है। लेकिन ये ग्रीन इन कलर होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ये एक स्टेन्ड डायग्राम है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर शो नहीं हो रहा। हैबिटेट, दे लिव इन फ्रेश वाटर ponds एंड ditches। ये पॉन्ड्स में और इसके अलावा ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और डिचेस में पाए जाते हैं। इजीली कल्चर्ड, इनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। Importance, use as experimental organism in research for photosynthesis and alternate food source। इन्हें रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसको फोटोसिंथेसिस की स्टडी करने के लिए या अल्टरनेटिव फूड सोर्स के तौर पर स्टडी किया जाता है कि क्या हम दुनिया में फूड की शॉर्टेज को ख़त्म कर सकते हैं इसे खा के, क्योंकि इसमें भी स्टार्च के ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए इसे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर रिसर्च में ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से मुराद ये है कि ये हमें पैसों के लिहाज से या मनी के एतबार से कितनी इसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू रखती है ये। सोर्स ऑफ फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी को हम फूड के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिबल लाइक कैल्प्स, इन्हें हम खा भी सकते हैं, जैसा कि कैल्प्स को हम खा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फंजाई, डिफरेंट एल्गी को हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं। जैसे फ्यूनारी एक फंजाई है, एल्गी है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और यूज टू ओवरकम फूड शॉर्टेज इन वर्ल्ड, ये दुनिया में फूड शॉर्टेज को कम करने के काम आ सकती है। Here we have a diagram जिसमें कैल्प्स का से बनी हुई एक डिश दिखाई गई है। ये चाइना में स्पेशली कंज्यूम की जाती है। चाइनीज और जापानीज एल्गी को ग्रो करते हैं और बाद में इससे टेस्टी फूड बनाकर इसको खाते हैं। सोर्स ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, एल्गी से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस लिए जाते हैं, खासतौर पे मेरीन एल्गी से, जो कि एगर, एल्जिन, कैराजिनिन एंड एंटीसेप्टिक्स हैं। कुछ हम एगर एल्जिन लेते हैं, इन्हें हम डिफरेंट मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इनको जेली बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जैम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स ये मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ होती हैं। यहाँ पर हमें एल्जिन की एक बोतल दिखाई गई है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से मुराद ये है कि ये माहौल के हवाले से कैसे इम्पोर्टेंट है। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कि सबसे ज़्यादा खुराक पैदा करते हैं ये। बेसिक रोल इन फूड चेन, ये फूड चेन में ख़ास तौर पे समुंदर में पाई जाने वाली फूड चेन में, एक्वाटिक फूड चेन में बेसिक रोल प्ले करते हैं। बेसिक रोल प्ले करने के अलावा प्रोड्यूसर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये खाना और ऑक्सीजन दूसरे जिंदा जानदारों को मुहैया करते हैं। समुंदर में बेसिकली मछलियाँ वगैरह छोटी एल्गी खाकर ही सरवाइव करती हैं। Now we see fungus-like protists. Similarity with fungi, ये फंजाई के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। बॉडी फॉर्म फंजाई की तरह है, हाइफे से मिलकर बनी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ना तो फंजाई फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ना ही फंगस लाइक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दोनों की बॉडी फॉर्म एक जैसी होती है, हाइफे से मिलकर बनते हैं और इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट को फंजाई में, किंगडम फंजाई में क्यों नहीं प्लेस किया गया? वो इनके डिफरेंसेस की वजह से। डिफरेंसेस विद फंजाई,
सेंट्रियोल्स, फंगस में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। फंगस की सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता है जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होता है। स्लाइम मोल्ड, these are also called myxomycotes. Plasmodium, feeding stage of slime mold is called plasmodium. प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज है जिसपे ये इनटेक कर रहा होता है फूड की। प्लाज्मोडियम is a multinucleate mass of cytoplasm. It can grow up to 30 centimeter in diameter. ये डायामीटर में 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। स्लाइमी इन अपीयरेंस, अगर इसे देखा जाए तो ये चिपचिपा महसूस होता है, इसलिए इसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स के बने हुए चैनल्स का नेटवर्क होता है। कवर लार्ज सरफेस एरिया, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लेती है क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। लाइक वी कैन सी अ डायग्राम हेयर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड दी गई है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और इसने पूरी सरफेस को कवर करना शुरू कर दिया है। हैबिटेट फाउंड इन स्ट्रीम्स, डिकेइंग लोग्स, लीफ लिटर, ये ज़्यादातर नदी नालों में या फिर डिकेइंग लॉग्स में जो लकड़ी जिसको डिके हो रहा हो, जिसमें लीफ लिटर पत्तों के कूड़े क्रिकेट में पाई जाती हैं। हम फंजाई को ज़्यादातर खराब होने वाली चीज़ों के ऊपर देखते हैं। इसी तरह फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी ऐसी ही चीज़ों पर पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन, दे इंजेस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये बैक्टीरिया खाते हैं या फिर यीस्ट या फिर डिके होने वाले ऑर्गेनिक मैटर से को अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये किस तरीके से ग्रो करते हैं? दे फॉर्म रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन जिसमें ये नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकते, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं, उस माहौल से बचाते हैं इसको। हैप्लॉइड से मुराद ये है कि इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि एक ही कॉपी क्रोमोसोम की मौजूद होगी। मियोसिस के जरिए ये स्पोर बने हुए होते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं। माइटोसिस के नतीजे में बनते तो ये डिप्लॉइड ही होते। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन को कहते हैं। विद इन स्टॉक स्पोरेंजिया, ये स्टॉक स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं। स्टॉक से मुराद ये है कि स्पोरेंजिया के नीचे एक डंडी मौजूद होती है जिसकी वजह से ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुई होगी। ये स्पोर्स कब जर्मिनेट करेंगे? जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, माहौल ठीक हो जाएगा और कंडीशंस विद इन कंट्रोल आ जाएगी, तो स्पोर बायोफ्लैजिलेटेड या अमीबाइड रिप्रोडक्टिव और स्वार्म सेल्स में चेंज हो जाएंगे। स्वार्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स सेम ही हैं और हम यहाँ डायग्राम में इनको देख सकते हैं कि स्वार्म सेल्स इस तरह से होते हैं राउंड शेप में और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। डिप्लॉइड जाइगोट में ये चेंज हो जाएंगे। स्वार्म सेल्स के अंदर डिफरेंट गैमेट्स होंगे जो कि फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। इनकी फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और डिप्लॉइड जाइगोट में अगेन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगी जिससे ये मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बनाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम आगे फर्दरली इंडिविजुअल बनाएगा। Now we see example of slime mold. Phaserum polystylum, ये साइंटिफिक नेम है एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का जिसे हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोस्केलेटन फंक्शन।
हम इसमें ग्रोथ को स्टडी करते हैं। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक वुडन लॉग है, लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये फंगस लग रही है और फैलती ही चली जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ में है। इसकी ग्रोथ को स्टडी करने के लिए हम इस ऑर्गेनिज्म को सर्च करते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसमें साइटोप्लाज्म की स्ट्रीम लाइक मूवमेंट्स होती हैं टूवर्ड द न्यूक्लियस। ये वेवी मूवमेंट्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड द न्यूक्लियस। साइटोस्केलेटन फंक्शन, सेल का स्केलेटन साइटोस्केलेटन कहलाता है। इसके फंक्शन क्या है, क्यों ये सेल में पाया जाता है, ये चीज़ देखने के लिए हम फसेरम पॉलीसेफेलम को लैब में ग्रो करवाते हैं और इसको स्टडी करते हैं। Now we see water mold. Water mold are also known as omycotes. Close relation with fungi. इनकी खासियत बहुत सारी इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो फंजाई के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है और बहुत ही करीबी रिलेशन है इनका। लेकिन नाउ मोस्ट एंशियंट ग्रुप, अब इसको सबसे ज़्यादा पुराना ग्रुप कंसीडर किया जाता है और इसे फंजाई से अलग कर दिया गया है। बॉडी फॉर्म हाइफे एसेप्टेट विदाउट क्रॉस वॉल्स। ये एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट कहते हैं ऐसे हाइफे को जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में ओमाइसिटीज देख सकते हैं, इसमें कोई भी क्रॉस वॉल या सेप्टा मौजूद नहीं है जो सेल्स को एक दूसरे से अलग करे। इसलिए ये एसेप्टेट हाइफा कहलाएगा। एग्जाम्पल फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये एक। पैथोजन ऐसे किसी भी एजेंट को हम कह सकते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बीमारियां फैलाए। इट इज़ अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्लेड इन फेमस रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस बहुत ज़्यादा मशहूर है इंसान की हिस्ट्री में क्योंकि इससे रेलिवेंट एक फैमिन आया था। उसके अलावा फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस आलू में बीमारियां कॉज करते हैं जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। हमें डायग्राम में ओमाइस्टीज की फर्टिलाइजेशन दिखाई गई है। एक फीमेल हाइफा मौजूद है, उसके साथ एक मेल हाइफा है। मेल हाइफा पे मेल न्यूक्लियाई मौजूद है और फीमेल हाइफा में एग्स मौजूद है और ये यहाँ पर फ्यूजन हो रही है, ये ट्यूब बन रही है और यहाँ पर इनकी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। नाउ वी सी फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। इट कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो में ब्लाइट कॉज करती है जो कि अर्ली भी हो सकता है और लेट ब्लाइट भी हो सकता है। इसमें पोटैटो का कलर ब्राउन हो जाता है, आलू गलने लग जाते हैं और इन बहुत ज़्यादा गल सड़ जाते हैं। अगर ये थोड़ा कम ब्राउन हो और स्टार्ट में जगह जगह पर ना हो बल्कि एक ही जगह पर थोड़ा सा हो तो हम इसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। लेकिन अगर पोटैटो पे ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है तो इसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। It is a disease caused Irish potato famine in 19th century. 19th century में इसने आयरिश पोटैटो फैमिन कॉज किया था। आयरिश पोटैटो आयरलैंड में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। पोटैटो वर द स्टेपल फूड ऑफ आयरिश peasants डाइट। आयरलैंड एक जगह का नाम है जिसमें किसान जिसे पेजेंट कहते हैं उनकी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोटैटो पे मुश्तमिल है। स्टेपल फूड ईटिंग फूड को कहते हैं। बहुत ज़्यादा हिस्सा उनका पोटैटो पे मौजूद है इसलिए वो हर साल बहुत ज़्यादा पोटैटोज ग्रो करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% उनका फूड पोटैटो से बिलोंग करता है और बाकी का 50% बाकी सब्जियां, फल या दालें वगैरह फसलों उन पे डिपेंड करता है। 19th सेंचुरी में जब
फैमिन आया तो उन लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इस वजह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आयरलैंड 1840, रेनी कूल समर। आयरलैंड में 1840 में जब गर्मियां आईं तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुईं, जिसकी वजह से समर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पानी खेतों में खड़ा होने लग गया। वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनचेक्ड, जिसकी वजह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि एक वाटर मोल्ड है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि इसने पोटैटो ट्यूबर को पोटैटो के ऊपर ट्यूबर बनाना शुरू कर दिए और डिजीज कॉज करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पोटैटो का जो पूरे का पूरा फील्ड था वो रोट हो गया, खराब हो गया, और पोटैटो फेमिन, आलू का कहत पड़ गया। उनकी जितनी भी आलू की फसल थी वो सारी की सारी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से तबाह हो गई। तकरीबन 2.5 लाख से 10 लाख तक लोग उस वक़्त आयरलैंड में डेथ हो गई थी उनकी, क्योंकि वहाँ पर आलू का कहर था। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इनकी 50% खुराक का हिस्सा आलू है, और जब आलू तमाम के तमाम को ट्यूबर लग गया, उनको लेट ब्लाइट हो गया, तो वो खाने के काबिल नहीं रहे, जिसकी वजह से खुराक की कमी हो गई, और खुराक की कमी की वजह से 2.5 लाख से तकरीबन 10 लाख तक लोग मर गए। और जो बच गए वो माइग्रेट करने लगे दूसरी कंट्रीज में, जैसा कि यूएसए, इंग्लैंड, यूरोप, इन कंट्रीज में मूव करने लगे, और मूव करने के बाद वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू कर दी। इसलिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फैमिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल फैमिन के तौर पे याद किया जाता है। Now we see some important short questions. Please note them and learn them. Wish you best of luck.